कले अब शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। इंसान के अंदर एक्सक्रीटरी जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, इस प्राइमरी ऑर्गन के बारे में देखा था। दे आर कॉल्ड एज किडनीज। फिर ये देखा कि गुर्दे के अंदर लार्ज नेट की शक्ल में ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। और इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स, जो एक बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चर के लिहाज से एक बुनियादी इकाई है, स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। कल हमने देखा कि नेफ्रॉन जो होते हैं, इसके दो पार्ट है किडनी के अंदर। एक का नाम हमने पढ़ा था, इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक का नाम पढ़ा था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से पढ़ा था। कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, जो कि आम तौर पे गुर्दे के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था मिलियंस के हिसाब से। तो आज हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और उसके बाद नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। एक नेफ्रॉन की जब हम स्ट्रक्चर की बात डिस्कस करते हैं, तो नेफ्रॉन में आमतौर पर एक कप शेप स्वेलिंग होती है, और इस कप शेप स्वेलिंग को एक आदमी ने स्टडी किया, जिसकी वजह से इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये कप शेप स्वेलिंग है ट्यूब्यूल का जो आखिरी सिरा है, और उस आखिरी सिरे को, जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड है, कॉइल्ड एंड फोल्ड, इस कॉइल्ड एंड फोल्ड पोर्शन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड कहते हैं पेचदार। तो इस प्रॉक्सिमल पीसीटी का जो टर्मिनल पोर्शन है, इट इज अ कप शेप। इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं, इट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के पीछे ये ट्यूब्यूल है, हाईली कॉइल्ड एंड फोल्ड, दैट इज कॉल्ड पीसीटी। ये ट्यूब्यूल फिर नीचे नैरो डाउन होती है इन द मेडुला एंड लूपिंग बैक in a U-shaped structure। इस तरीके से U-shaped structure में लूपिंग बैक, इस लूपिंग बैक U-shaped ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ हेनले ट्यूब्यूल, या इसी को लूप ऑफ हेनले भी कह सकते हैं। हेनले एक आदमी का नाम है, इस वजह से इसको H हमेशा बड़ा लिखेंगे। अब ये नाली ऊपर से नीचे और ये नाली नीचे से ऊपर, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले के नाम से इसको। तो मतलब क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले, तीन पोर्शन, जो ऊपर से नीचे, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स,
जो ऐसे ऊपर वर्टिकल, इट इज कॉल्ड एज अ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये नाली ऊपर जाकर पीसीटी के करीब दोबारा फिर फोल्ड एंड क्वाइल्ड हो जाती है। ये जो फोल्ड एंड क्वाइलिंग, इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से, इसको डीसीटी के नाम से इसको पुकारते हैं। इस पोर्शन का मतलब क्या कि ट्यूब्यूल को सरफेस को इंक्रीज करने के लिए इट इज हाईली फोल्ड एंड क्वाइल्ड। उसके बाद ये नाली आगे जाकर ओपन हो जाती है एक मेन नाली के अंदर, और उस नाली को हम कहते हैं यूसीटी के नाम से, और यूसीटी इज कॉल्ड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के नाम से पुकारेंगे यूसीटी। और ये यूसीटी इसी के साथ लार्ज नंबर की शक्ल में यहां पर ये डीसीटी आमतौर पर अटैच होगी, और ये आकर खुल जाती किसके अंदर, इस कैविटी के अंदर, जैसे कल हमने देखा, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड पेल्विस, कैविटी ऑफ द किडनी इज कॉल्ड पेल्विस। इस तरीके से तो एक नेफ्रॉन जो है उसके जो पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी का पार्ट जो प्रोक्सिम एंटर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट कप शीट स्वेलिंग की शक्ल में, दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, और डीसीटी का जो पार्ट है वो अटैच होता है यूसीटी के साथ, जिसको कहते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के साथ। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं, यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के नाम से पुकार सकते हैं। अब यहां पर क्या, दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टरी, जो ब्लड लेके आती है, इट इज कॉल्ड एज अ रीनल आर्टरी, और ये नाली यहां आकर क्वाइल्ड एंड फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर। इस क्लस्टर को, ब्लड कैपिलरीज के इस क्लस्टर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, अ बंच ऑफ, अ क्लस्टर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बोमेन कैप्सूल। इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब वो नाली जो इधर से ब्लड लेके आती है, इस नाली को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ एफरेंट आर्ट्रियोल। इस बड़ी नाली जिसका डायमीटर बड़ा, दैट इज कॉल्ड आर्टरी, जैसे डायमीटर छोटा होगा इट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल। जो ब्लड लेके जाती टुवर्ड्स बोमेन कैप्सूल, इट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। ये नाली लूपिंग बैक and carry blood from the glomerulus to the on the PCT, on the DCT, on the loop of Henle। इस नाली को जो इससे बाहर निकलती है, that is called as the efferent। E माने exit। तो यहां से जो बाहर निकलती है ग्लोमेरुलस से जो निकलती बाहर, it is called efferent। ये नाली आगे आकर छोटी छोटी और स्मॉल ब्लड कैपिलरीज की शक्ल में आमतौर पर डिवाइड हो जाती है। इस नालियों के इस सिस्टम को दैट इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। पेरी ट्यूबुलर, इस नाली, पेरी ऊपर कह लें, ट्यूबुल नाली, नाली के ऊपर नालियों के इस जाल को कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा ये जो पोर्शन है डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले इज आल्सो covered by an additional net of capillary, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन के अमल में हिस्सा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। ये एडिशनल ब्लड कैपिलरीज हैं जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर आमतौर पर मौजूद, जो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और लूप ऑफ हेनले के ऊपर वेसा रेक्टा मैक्सिमम वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करने के अमल में हिस्सा लेते हैं।
तो एक नेफ्रॉन में क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल आर्टरी, वहां से जाएगा आर्टियोल में, रीनल एफरेंट आर्टियोल, एंड दैट नेट इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस, और जो इसको सराउंड करता है इस स्वेलिंग को कहते हैं कप शेप, इज कॉल्ड एज अ बोमेन कैप्सूल। ये डिवाइड, ये कॉइल्ड एंड फोल्ड हो जाता है, इट इज कॉल्ड पीसीटी, लूपिंग डीप इन द मेडुला, इस तरीके से यू शेप स्ट्रक्चर में, that is called descending, that is called ascending, that is called as a transverse loop of Henle या Henle tubule, और ये आगे जाकर PCT, DCT, distal coronary tubule, और आखिरकार ये ओपन हो जाती है इस डक्ट के अंदर, इसको कहते हैं UCT की शक्ल में, UCD की शक्ल में, ट्यूब्यूल कह लें, डक्ट कह लें, एक ही चीज का नाम। तो ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेडुला। अब नेफ्रॉन का ये पार्ट बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, सम पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, और ये जो लूप ऑफ हेनले है और ये जो डीसीटी का कुछ पार्ट, यूसीटी का कुछ पार्ट, दिस इज प्रेजेंट इन द मेडुला। इस नेफ्रॉन के पार्ट को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के पार्ट को क्या कहेंगे, इसका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से पुकारेंगे। तो हमने क्या कहा था, मोस्टली जो प्रेजेंट है, मोस्टली जो नेफ्रॉन का पार्ट कॉर्टेक्स में मौजूद है, तो कुछ किताबें ये भी कहती हैं about 70% portion of the nephron is present in the cortex, that is called cortical nephron, और 30% के करीब जो पोर्शन है उस मेडुला में मौजूद, इट इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से। अब आते हैं इसके फंक्शन। गुर्दे का जैसे कल हमने फंक्शन देखा, इट इज इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड्स जब सर्कुलेट करता है इस गुर्दे के अंदर, तो गुर्दे क्या करते हैं, ब्लड में से वेस्ट को निकाल कर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इस तरीके से इनके फंक्शन में 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला इट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर फिल्ट्रेशन के नाम से पुकारते हैं। अब इस प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, नंबर 1, जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है फ्रॉम द रीनल आर्टरी इनटू द एफरेंट आर्टियोल, ब्लड आ जाता है इस कैपिलरीज के नेट में जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है, पीछे से ब्लड आया, आगे आके एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है, पीछे से और आएगा, फिर से फैलेगा, पीछे से और आएगा, फिर से आएगा, पीछे से और आएगा। जैसे जैसे ब्लड आता जाएगा, जैसे कल हमने पढ़ा, एक कार्डिक बीट से 20% जो ब्लड है वो गुर्दों को आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे जैसे ब्लड आता जाएगा, दे स्टार्ट टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस, और उस फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से कुछ ब्लड में से मटेरियल जो होते हैं वो बेटे यहाँ से फिल्टर होकर एंटर हो जाते हैं इस बोमेन कैप्सूल के इस वॉल के साथ, जो ग्लोमेरुलस के साथ है, इसमें फिल्टर हो जाते हैं। अब क्योंकि इस पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस की वॉल क्या होती है, पोरस। बोमेन कैप्सूल की वॉल क्या होती है, पोरस। यहां से कुछ मादे ब्लड में से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल की इस खला में आ जाते हैं। इस खला को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ल्यूमन। इस कैविटी में आ जाते हैं जिसको कहते हैं ल्यूमन। इस मादे को जो इस कैविटी में आएगा, इस मादे को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से पुकारते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जाता है। इसमें ब्लड के तमाम कंपोनेंट होते हैं सिवाय कौन से, ब्लड सेल्स के, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके अलावा बाकी तमाम चीजें ब्लड से फिल्टर होकर इसमें आ जाती हैं। मैं यहाँ पे कंपोजिशन डिस्कस करता हूँ। क्या इस फिल्ट्रेट में क्या होगा, पानी, इसमें क्या होगा, साल्ट,
इसमें क्या होगा ग्लूकोज, इसमें क्या होगा अमाइनो एसिड, इसमें क्या होगा फैटी एसिड, इसमें क्या होगा ग्लिसरॉल, इसमें और बेटे क्या होंगे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इसमें मौजूद होंगे। तो इस ग्लोमर्लस से पोरस वॉल की वजह से प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से यहां से मादा फिल्टर होकर यहां पर आ जाता है इस बोमेन कैप्सूल की ल्यूमन कैविटी में। नंबर सेकंड इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। जब ये मादा जब ये फिल्ट्रेट ग्लोमर्लर फिल्ट्रेट जब ये मूव करता है थ्रू दिस कैविटी तो द कैविटी ऑफ दैट वॉल जिसका नाम मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड पीसीटी। अब किताब में इसका जिक्र नहीं है। यहां से ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन दैट नेम इज कॉल्ड एज अ इंसुलिन। तो यहां से ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है ताकि लेवल ऑफ द ग्लूकोज रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, remains maintained equilibrium with the help of this hormone which is called insulin। अगर इंसुलिन पैदा ना हो उस की वजह से what will happen ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो फिल्ट्रेट के जरिए से ग्लूकोज जिस्म से बाहर तो ग्लूकोज की मिकदार जब पेशाब से खारिज होगी तो नतीजतन बीमारी होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। जब ये मादा यहां से गुजरेगा जिसका नाम है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां से all of the या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड और ये रीएब्सॉर्ब होकर चला जाता है ब्लड के अंदर, जिसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहां से आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, इट विल स्टार्ट टू बिकम कंसंट्रेटेड, वो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेट होगा। फिर जैसे ये मादा यहां से गुजरेगा यहां से साल्ट रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगे। कौन से? इट इज कॉल्ड एज अ सोडियम साल्ट NaCl वगैरह वगैरह। जैसे जैसे ये मादा यहां से गुजर के जाएगा यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं यहां से पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है और कुछ लोग कहते हैं यहां से सिर्फ साल्ट रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन मैक्सिमम किताबें क्या कहती हैं कि यहां से पानी और साल्ट दोनों रीअब्सॉर्ब होते हैं। अब जैसे जैसे पानी रीअब्सॉर्ब होता जाएगा ये मादा और कंसंट्रेटेड होता जाएगा। अब जब ये फिल्ट्रेट यहां से मूव करेगा इन दिस पोर्शन जिसका नाम था DCT डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल, जैसे मादा यहां जाएगा तमाम के तमाम ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और कुछ पानी के मॉलिक्यूल यहां से रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगे ताकि ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन रखा जा सके। इस तरीके से गुर्दा क्या करता है, ब्लड के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन, दैट्स मीन इस अमल में हिस्सा लेता है जिसका नाम इंशाल्लाह कल भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्वॉल्वड इन ऑस्मोरेगुलेशन। अब जैसे फिल्ट्रेट यहां आएगा तो ये इसके बाद भी ब्लड कैपिलरीज है तो यहां से भी कुछ क्या अब्सॉर्ब होगा, वाटर एंड साल्ट। तो नतीजतन जब मादा यहां से खारिज होगा वो पेल्विस में वो मैक्सिमम कंटेन ऑफ वेस्ट और यूरिन की शक्ल में जिस्म से बाहर। इस अमल को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लूकोज का जज़ब होना, पानी का जज़ब होना, साल्ट का जज़ब होना, पानी साल्ट का जज़ब होना, अमाइनो एसिड का जज़ब होना, फैटी एसिड का जज़ब होना, ग्लिसरॉल का जज़ब होना, ग्लूकोज का जज़ब होना, पानी का जज़ब होना, साल्ट का जज़ब होना, ऑल ऑफ दैट फिनोमेना इज अंडर दिस हेडिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ रीअब्सॉर्प्शन। तीसरा नाम जो है इट इज कॉल्ड एज अ दैट इज नोन एज अ ट्यूबुलर सेक्रेशन। ब्लड की आम तौर पे जो pH होती है वो होती 7.4, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन। अब जब ये मादा यहां से गुजरते हैं इस नाली में से खास तौर पर इस पोर्शन में से जिसका नाम पड़ा था ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। ये मैं दोबारा एक छोटी सी स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा कर देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ लूप ऑफ हेनले। ये जो सेल्स होते हैं लूप ऑफ हेनले के साथ, ये सेल क्या करते हैं, इस यूरिन की pH को अल्कलाइन से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करने में आमतौर पर
हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक फ्लूइड, बेसिक पीएच वाले फ्लूइड वॉल को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेक्रेटरी सेल्स, ये क्या खर्च करते हैं, दे स्टार्ट टू रिलीज H आयन, हाइड्रोजन आयन, जो क्या करेंगे, इसकी पीएच को आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स एसिडिक लेके आएंगे, और वो ले आते हैं आमतौर पे 6.6 के करीब। जो पेशाब खर्च होता है उस पेशाब की आमतौर पर पीएच 6.6 या 6.5 एसिडिक, और ये सोडियम, ये क्या कहते हैं, सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं, और इन सेक्रेटरी सेल से H आयन के जरिए से व्हाट आर दैट, उसकी पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन। मतलब क्या हुआ, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन के नतीजे से व्हाट आर दैट, all of the maximum amount of the water and useful material, they are reabsorbed and the waste in the form of urine is released। ये इसका सबसे बड़ा important function है, और किसका, that is the main function of the nephron। तो हमने क्या कहा था, it is a basic unit of structure, this is called structure, basic unit of function, and that is called as a function। next time इंशाल्लाह role of hormone के बारे में इंशाल्लाह discuss करेंगे।